हेलो एवरीवन। विवेचना में आज चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे, इसके इतिहास को समझेंगे, वर्तमान में क्या कंपोजिशन है इसका, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है। और अभी लगातार आपने देखा हो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन चल रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार खबरों में बना हुआ है। सिर्फ उसके मैनेजमेंट की वजह से नहीं कि वो चुनाव कंडक्ट कराता है, उसकी अथॉरिटी होती है, उसके कई और भी रीज़न हैं। कहीं डेटा देरी से पब्लिश करना, कहीं गवर्नमेंट के फेवर में नज़र आना, ऐसे एलिगेशंस अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं खबरों में बना है। इसीलिए आज की विवेचना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में सभी तरीके के चुनाव कराने का काम करता है, लेकिन इसके हमें इतिहास को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या स्थिति थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और वो कैसे धीमे धीमे इतने सारे चुनाव कंडक्ट कराने के बाद आज एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है भारत की। और इसके अलावा जो जो देश नए नए आज़ाद होते हैं या फिर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो बेसिकली इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी कंट्रीज़ में बुलाते हैं चुनाव का मैनेजमेंट और गाइडेंस के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया हुआ है, और ये पार्ट 15 का हिस्सा है, वहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 324 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल मल्टी बॉडी सिस्टम है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस इंडिपेंडेंट प्लस क्वाजी जुडिशियल प्लस मल्टी मेंबर बॉडी है एज पर आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 15। तो सबसे पहले हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बैकग्राउंड को समझना होगा। अगर हम बैकग्राउंड समझेंगे, इतिहास में क्या हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, तब जाके जो आज वर्तमान स्थिति 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको समझने में शायद थोड़ी सी सरलता होगी, आसानी होगी। तो बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से है। तारीख थी 23 जून 1757, 23 जून 1757। आप सभी को याद हो कि इतिहास हिस्ट्री के अंदर ये डेट बहुत फेमस डेट है। इस दिन बैटल ऑफ प्लासी का वॉर लड़ा गया था। तो वहाँ से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होती है। फिर धीमे धीमे, अब मैं बताऊंगा आपको वहाँ से शुरुआत क्यों होती है। तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को होने के बाद कुछ समय बाद, आप सभी को याद हो तो 7 सालों बाद एक वॉर और होती है। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई होती है। तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो हैं वो उस लड़ाई को जीत जाते हैं। हेक्टर मुनरो ने वो लड़ाई जीती थी कहीं ना कहीं, जो सिराजुद्दौला और भी जो अदर मुगल बादशाह वगैरह थे उनके अगेंस्ट में इतिहास के अंदर। अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन हमारे पॉडकास्ट का वो मुद्दा नहीं है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं 1764 1764 22 अक्टूबर आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो उसके बाद भारत के अंदर ब्रिटिश रूल कहीं ना कहीं औपचारिक रूप पर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश रूल पहले से चल रहा था कहीं ना कहीं, पर वो छुटपुट जगहों पे चल रहा था। ये बैटल बहुत ज़्यादा डिसाइसिव था। यहाँ से यही वो साल है, यहीं से कहीं ना कहीं जो इंडिया की वेल्थ है वो भारत से ब्रिटेन जाना शुरू हो चुकी थी। तो जब ब्रिटिश रूल भारत के अंदर आया 22 अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रॉट वेरियस एक्ट फॉर गवर्नेंस इन इंडिया। अब वो कौन कौन से एक्ट थे, जैसे फॉर इंस्टेंस रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके अलावा पिट्स एक्ट 1784, ऐसे कई तरीके के एक्ट आए शुरुआत में। और ये सिलसिला रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है 1773 से 1853 तक चलता है। यहाँ पे कंपनी ने एक तरफा राज किया है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट आते हैं 1858 से 1947 तक, जहाँ पे क्राउन जो है ब्रिटेन को वो डायरेक्टली रूल करता है। क्योंकि बीच में 1857 का दौर आया था जहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्रांति हुई थी, रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, जिसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी कहा जाता है कहीं ना कहीं, आज़ादी की लड़ाई। ये सब चीज़ें होने के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने एक चार्टर लेके आया था 1853 में, जैसे मैंने बताया। उसके तहत डिवीज़न कर दिया था ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दो चीज़ें उन्होंने 1853 के चार्टर से करी। देन 1858 से 1947 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेरियस एक्ट्स आए।
क्राउन रूल स्टैब्लिश्ड हो गया था बेसिकली, और जो डिवीज़न किया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल का चार्टर एक्ट 1853 के तहत, उसमें लेजिस्लेशन काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही बनाए गए। आप सभी को याद होगा उसके तहत ही अराउंड 1860 के बाद भारत के 3 लोगों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा बनारस और सर दिनकन राव। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये इलेक्शन और इलेक्टोरेट सिस्टम की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। इसका 1909 में अगर हम आए थोड़ा और आगे बढ़ के 1909 में, तो आप सभी को याद होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। इसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट लाने का काम अंग्रेजों ने किया था, और यहीं से कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल भारत के अंदर स्टैब्लिश्ड हो गया था पॉलिटिकल बेसिस पे भी, और पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए लाया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि एक कुछ ऐसी सीट्स होंगी जहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट कर सकता है, मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल वहाँ से शुरू किया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर। इसके अलावा लीगली तौर पर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भी एक गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एज अ मेंबर अपॉइंट किया था, वो इंडियन से पहले। और 1919 में सबसे इंपॉर्टेंट काम सेपरेट इलेक्टोरेट लाने का ही किया था, जो मुस्लिम्स के लिए लाया गया था। फिर बाद में फर्दरली ये तो डिवाइड करते गए, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी लेके आए थे, फिर 1935 के में भी लाए थे, अलग अलग क्लासेस को भी देने लगे। कम्युनल अवार्ड भी लेके आया था, क्या कहते हैं, रामसे मैकडोनल्ड, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1931 में, जिसके कारण गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पूना पैक्ट भी हुआ था। तो ये सब चीज़ें बीच बीच में चलती रही। अगर आप इतिहास की टाइमलाइन पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन हमारा मुद्दा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, देन उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद फाइनली 25 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो ये पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड था कि कैसे कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एग्जैक्टली डेवलप हुआ। जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑन 25 जनवरी इन 1950, भारत के पूरी तरीके से संविधान लागू होने से सिर्फ मात्र एक दिन पहले फुल फ्लेज संविधान इन्फोर्स किया गया था। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो, जैसा मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में दिया हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस इंडिपेंडेंट प्लस क्वाजी जुडिशियल बॉडी प्लस मल्टी मेंबर बॉडी है। इसके अलावा इसका एस्टेब्लिशमेंट 25 जनवरी 1950 को हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके फर्स्ट चेयरमैन आपको पता है जिन्होंने भारत का पहला चुनाव करवाया सन 1951-52 में, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली थी, तो वो थे सुकुमार सेन। कहीं ना कहीं उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी भारत के अंदर उस समय चुनाव करवाना। लगभग जो वोटिंग परसेंटेज ऑन एन एवरेज था वो 44% के आसपास रहा था अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। ये हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे सुकुमार सेन जी। इसके अलावा वर्तमान में 2024 में करंट चेयरमैन जो हैं, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो राजीव कुमार हैं। इसके अलावा आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना होगा कि फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन यानी कि फर्स्ट विमेन इलेक्शन कमिश्नर कौन थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनका नाम था VS रमा देवी। इसके अलावा जो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर था ना, वो वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे होता था, बाकी के अदर मेंबर्स नहीं होते थे। लेकिन वर्तमान में जो स्ट्रक्चर था वो 1+2 का था, यानी कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, जो कि वर्तमान में भी स्थिति कायम है। इसके अलावा पहले जो इलेक्शन है वो भारत के अंदर 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में हुए थे, और ये 68 फेसेस में इलेक्शन हुआ था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है क्योंकि उस समय स्वाभाविक है कि 68 फेसेस में इलेक्शन होना, क्योंकि रिसोर्सेज कई सारी चीज़ें होती हैं। वो लगभग 9-10 करोड़ के आसपास खर्चा आया था, अगर हम मोटा मोटा देखा जाए तो, अगर हम डिटेल्स में जाएं तो। इसके अलावा पहला वोट डालने वाले व्यक्ति पता है आपको कौन थे? पहले वोट डालने वाले व्यक्ति भारत के अंदर, उनका नाम था श्याम शरण नेगी। ये हिमाचल प्रदेश के थे। इन्होंने 25 अक्टूबर 1951 25 अक्टूबर 1951 को अपना वोट जो है वो कास्ट किया। श्याम शरण नेगी जी ने पहला वोट डाला था भारत में। इसके साथ ही वो इतिहास में दर्ज हो गए पहले वोट डालने वाले व्यक्ति के रूप में भारत की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी के अंदर। इसके अलावा जब रिजल्ट सामने आए, फर्स्ट इलेक्शन जो भारत के अंदर जनरल इलेक्शन हुआ 1951-52 में,
5 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1952 के बीच में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीटें जीती, इंडिपेंडेंट 37 जीत कर आए, और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 16 मेंबर जीत के आए, और ये सबसे बड़ी पार्टी बनी अपोजिशन में। तो ये रिजल्ट रहा। इसके अलावा एक नोट करने वाली बात मैं अगर आपको बताऊं तो वो था कंसेप्ट जो है ना हमारे यहाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन का कंसेप्ट स्टार्टिंग में नहीं था जब पहली बार चुनाव हुए जनरल इलेक्शन भारत के अंदर। द कंसेप्ट ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन वाज प्रेजेंटेड इन 1969 बाय कांग्रेस पार्टी ओ, ठीक है, इसके दौरान लाया गया था। और आपको बता दूं तो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे ना इंडिया के अंदर वो कौन थे, उनका नाम था राम सुहाग सिंह, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराता है और किन किन चीज़ों का इलेक्शन कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, किन किन चीज़ों को कराता है, तो इनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसको अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के इलेक्शन करवाता है, राज्यसभा के इलेक्शन करवाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है, विधानसभाओं के इलेक्शन कराता है हर एक स्टेट के अंदर, और विधान परिषदों के इलेक्शन भी कराता है जिन जिन स्टेट में विधान परिषद है। जैसे हमारे देश में अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। इसके अलावा अभी जो करंट स्टेटस है, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन जो है, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिनका नाम राजीव कुमार है, बाकी के 2 अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। इससे पहले अरुण गोयल थे, लेकिन उन्होंने एकदम से हेल्थ कंसर्न्स बताते हुए इस्तीफा दे दिया था अभी चुनाव से जस्ट पहले। तो बहुत सारी हेडलाइन बनी थी उसको लेकर, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिक्स को भी समझेंगे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद। तो देखो कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसमें। आर्टिकल 324 से 329 के बीच में जिक्र किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 324 है, क्योंकि इसके अंदर स्टैब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर, रिमूवल प्रोसेस एक्सेट्रा ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर मेंशन्ड, इसके अंदर सब चीज़ें हैं। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 1 के हिसाब से कहता है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसका गठन होना चाहिए। तो वो किया गया था 25 जनवरी 1950 को। इसके अलावा द इलेक्शन कमीशन फॉर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब बहुत सरल है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब चीजें उसके अंडर में आएंगी। यानी कि 324 क्लॉज 1 ये कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फुल कंट्रोल है कि वो ही बेसिकली मैनेजमेंट करेगा, प्रिपरेशन करेगा, इलेक्शंस करवाने का कार्य वही करेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के हो, चाहे पार्लियामेंट के हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के क्यों ना हो। तो दिस इज व्हाट द आर्टिकल 324 क्लॉज 1। आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र किया गया है। तो स्ट्रक्चर अभी वर्तमान 2024 में जो स्ट्रक्चर है, जिसको केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदल दिया था 2023 मार्च में, तो अभी स्ट्रक्चर जो है 2024 में जिस नए नियम जो पार्लियामेंट में सरकार लेके आई एफिडेविट उसकी वजह से, तो वो कुछ इस प्रकार से है। 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 अदर लोग होंगे, जिसमें एक यूनियन मिनिस्टर होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे लोकसभा के। यानी कि 2 व्यक्ति सरकार के होंगे और एक अपोजिशन से होगा। तो उसमें फैसला साफ होना ही है, वो तो जो गवर्नमेंट चाहेगी उन्हीं की अपॉइंटमेंट होगी। ये करंट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इसको लेके एक फैसला दिया था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था मार्च में। उसी के बाद जो है भारत सरकार जो है वो एक द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल लेके आ गई थी, एफिडेविट लेके आ गई थी पूरा इसके नाम का, और इसको पास करवाया उसने राज्यसभा में, बाद में कानून बनाया, जिसको लेके कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गया। तो वर्तमान कंपोजिशन मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर होगा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का, जिसको प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं नॉमिनेट करेंगे, बाकी एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। तो इन तीनों के हिसाब से बनेगा, यानी कि सरकार के पक्ष में फैसला जाएगा। और इन सबको ठीक है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह जो भी अपॉइंटेड किए जाएंगे उनको ओथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट करेंगे।
जितने भी लोग हैं उन सबको ओथ जो है प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। लेकिन इससे पहले पता है क्या होता था? पहले वाला स्ट्रक्चर में क्या था, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और जितने अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जितने भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उतने ही होंगे। पहले ऐसा होता था कि और अन्य उतने ही इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं जितने प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, और साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होंगे। तो प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया था कि 2+1 रहेगा, जो कि था भी पहले कहीं ना कहीं, लेकिन बाद में धीमे धीमे चेंज होता है और ये केंद्र सरकार एफिडेविट लेके आती है जिसका मैंने जिक्र किया, और पूरा का पूरा कंपोजिशन बदल देती है फिलहाल में। तो ये सब चीजें हुई थी कहीं ना कहीं। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे चेंजेस आए, पता है अपॉइंटमेंट को लेके। तो अपॉइंटमेंट को लेके ये बहुत पुरानी बात अभी फिलहाल में नहीं है, इसको पहले भी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आप नोट करना, 25 जनवरी 1950 को सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें सुकुमार सेन की अध्यक्षता में पूरा का पूरा चुनाव हुआ था। उसमें कोई अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स नहीं थे, ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय के सुकुमार सेन। लेकिन लेटर ऑन इन 1989 1989 में क्या होता है, इसको चेंज कर दिया जाता है। 16 अक्टूबर 1989 को इसको चेंज कर दिया जाता है, 1+2 का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी बन जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन अगेन फिर से 1990 में क्या होता है पता है, इसे सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया जाता है। बट इन 1993 को इसको सिंगल मेंबर बॉडी से 3 मेंबर बॉडी बनाया, यानी 1+2 यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चेंजेस होते रहे हैं। लेकिन अभी जो चेंजेस हुआ है उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से कहीं ना कहीं खुश नहीं थी, तो पलट दिया उसने एफिडेविट लाकर, जो कि एज अ डेमोक्रेसी में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा काम किया। द सेंटर हैज फाइल्ड एन एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट डिफेंडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर एक्ट 2023। तो ये सब केंद्र सरकार लेके आई थी, उसके बाद ही उसने ये सब चीजें करी थी, बाद में पास करा। एंड आफ्टर दैट द सेंटर डिफेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, द ज्ञानेश कुमार एंड सुखवीर संधू वॉज अपॉइंटेड बाय द पैनल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमने देखा जब अरुण गोयल ने भी इस्तीफा दिया। तो ये सब चीजें हुई, तो ये सब सिलसिला चला आ रहा है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि 2-1 की जगह बराबरी हो जाए। क्योंकि पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था ना, उसके अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री खुद, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। बाकी ऑल दो लास्ट में ओथ वगैरह का काम तो प्रेसिडेंट का ही होता है। इसके अलावा आर्टिकल 324 क्लॉज 2 में ही आगे जिक्र दिया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द कमिश्नर्स, यानी कि 1+2 का जो स्ट्रक्चर प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा, जो कि मैंने आपको भी जिक्र किया था। देन आर्टिकल 324 की क्लॉज 3 में फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स विल बी द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। तो बिल्कुल सही बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी बन जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, एज पर आर्टिकल 324 क्लॉज 3 के हिसाब से। आर्टिकल 324 क्लॉज 4 क्या बात करता है, तो उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ अ रीजनल कमिश्नर, जो अपॉइंटमेंट है रीजनल कमिश्नर्स की, उनको अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट का होगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द रीजनल कमिश्नर्स बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल 324 क्लॉज 4। थोड़ी सी पॉलिटी हो रही है, ये इंडियन पॉलिटी है, सब्जेक्ट सा आ रहा है, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में। थोड़ी पॉलिटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपको डिटेल्ड में समझना है कि कैसे काम करता है हमारे देश का चुनाव आयोग। तो ताकि आर्टिकल 324 क्लॉज 5 talking about terms of services and tenure of chief election commissioners and other commissioners, and also about regional commissioners. So this is what the article 324 clause 5, which is basically talking about terms of services and tenure of chief election commissioner and other commissioners, regional commissioners, and it is all done by president as per the election commission act 1991। ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म ऑफ सर्विस, टर्म ऑफ एंड टेन्योर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर, ये सब प्रेसिडेंट के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा एज पर द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के हिसाब से। तो वो क्या है, अब ये टर्म ऑफ ऑफिस, टेन्योर वगैरह ये क्या है, तो हम समझते हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 के हिसाब से। तो 1+2 का तो स्ट्रक्चर है, तो यानी कि इन तीनों की सैलरी अलाउंसेस इज इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज,
यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, इनकी जो सैलरी और अलाउंसेस हैं इज इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट्स जज एज पर सेक्शन 3 ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991। और सैलरी कितना है? 2.5 लाख। आप ये चेक कर सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है बढ़ गई हो तो। इसके अलावा नो अनवाइबल चेंज। अब अनवाइबल चेंज क्या होते हैं? मतलब अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति अपॉइंटमेंट कर दिया है, उसकी सरकार से नहीं बनती है, कुछ नहीं होता है, तो सरकार ऐसा नहीं है कि उसके अलाउंसेस और सैलरी वगैरह में कटौती कर देगी, उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी सर। नो अनवाइबल चेंजेस वगैरह कुछ नहीं होगा। और टेन्योर 6 years and 65 year maximum age एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही है इसका टेन्योर, यही है कि 6 साल मैक्सिमम आपका टेन्योर रहेगा और 65 ईयर मैक्सिमम एज रहेगी एज पर सेक्शन 4। इसके अलावा you have to noted one thing that tenure, qualifications, सैलरी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। टेन्योर, क्वालिफिकेशंस, सैलरी ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, सिर्फ लिखा है प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे इन सब चीजों को, प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन ऑल दीज थिंग। इसीलिए 1991 में द इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 लेके आया गया, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 325 में ही, सॉरी नॉट 325, आर्टिकल 324 क्लॉज 5 में रेजिग्नेशन की बात की गई है। तो रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा? तो रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंपेंगे ये लोग, अगर कोई रिजाइन करना चाहता है तो। और रिमूवल प्रोसेस क्या होगी अगर रिमूवल प्रोसेस की जाए तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का रिमूवल प्रोसेस होगा सेम एज द सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 के हिसाब से जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में इंडियन पार्लियामेंट में। उसी तरीके से हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करने के लिए यही प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी एज पर आर्टिकल 124 के हिसाब से ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज रिमूव्ड, ठीक है। इसके अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं विथ कंसल्टेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। बाकी के जो अदर जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको प्रेसिडेंटली डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, बस उन्हें बशर्ते कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के साथ। इसके अलावा रीजनल कमिश्नर्स जो होते हैं स्टेट्स के, उनको भी उसी तरीके से सेम तरीके से हटाया जाता है। इसके अलावा नाउ लेट्स मूव अहेड ऑन आर्टिकल 324 क्लॉज 6। तो इसमें बेसिकली इट्स टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विल डिटरमाइन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विल प्रोवाइड स्टाफ टू इलेक्शन कमीशन। तो बिल्कुल सही बात है ये तो, इसमें तो कोई ज्यादा सोचने समझने वाली बात भी नहीं है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर विल प्रोवाइड स्टाफ टू इलेक्शन कमीशंस। एंड आर्टिकल 325 पे आते हैं। अब हमने आर्टिकल 324 को बहुत डिटेल में समझा इस पॉडकास्ट में, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर ये आर्टिकल 324 इतना इंपॉर्टेंट को है। बाकी आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसमें कई सारी चीजों का जिक्र किया गया है एक साथ ही। अब आर्टिकल 325 कहता है कि नो पर्सन to be ineligible for inclusion in electoral roll on ground of religion, race, caste और sex। यानी कि किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा जस्ट ऑन द इलेक्टोरल रोल के लिए कि वो अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं कर सकता। इन सब चीजों के लिए उसको इनएलिजिबल सिर्फ इसलिए नहीं ठहरा दिया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इन सब चीजों के कारण। तो ये आर्टिकल 325 कहता है। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पहले भी होती थी, आजादी से पहले भी, पर वो बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को थी, 10%, 5% अंग्रेजों के टाइम पे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद भारत ऐसा पहला देश बना, उसने अपने आजादी के बाद ही भारत के सभी लोगों को वोटिंग का राइट दे दिया, जो कि दुनिया में ऐसा हमें बहुत ही कम देखने को मिला है और हुआ ही नहीं है ऐसा। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी जो है, जो ब्लैक अमेरिकन है वहां पे, इवन विमेन्स वगैरह, उनको भी राइट 1962 के आसपास में दिए हुए हैं। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसने सबको वोट करने का अधिकार अपनी आजादी के बाद ही दे दिया पहले इलेक्शंस में। तो इंडिया की डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं इसीलिए भी इतनी ज्यादा यूनिक है, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो फिर हमारा देश है ही है। तो आर्टिकल 326 टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब जो एडल्ट सफरेज होता है, इसमें कहा गया है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज कंप्लीटेड 18 year of age can cast your vote in your concerning states
और एट लेवल ऑफ नेशनल लेवल बेसिकली लोकसभा के इलेक्शन में और अपने कंसर्निंग स्टेट में जो विधानसभा तो कर सकता है। 18 साल का होते से ही आपको वोट का अधिकार मिल जाता है भारत में, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब पहले पहले चुनाव हुए भारत में 1951-52 में, तब ऐसा नहीं था, तब 18 साल उम्र नहीं थी, तब 21 साल उम्र हुआ करती थी। तो उस 21 साल की उम्र को राजीव गांधी जी की सरकार ने 1988 में हटाया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया उन्होंने 1981 में, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1981 होता है, राजीव गांधी गवर्नमेंट लेके आती है। उसके बाद जो वोटिंग का अधिकार था उसको 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया, और इट इज एप्लीकेबल ऑन 28 ऑफ मार्च 1989 से ये एप्लीकेबल भी हो गया था, कहीं ना कहीं लागू भी हो गया था। एंड द ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अगर किसी व्यक्ति को मान लो उसके वोट से वंचित करना है या फिर डिस्क्वालीफाई भी करना है तो कैसे होगा? तो इन केस ऑफ, पहली बात तो ना, अगर नॉन रेसिडेंस है तो उसको वोटिंग का वैसे भी अधिकार नहीं है। नॉन रेसिडेंस एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम और करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस, अगर ये सब हुआ है तो उसको वोट डालने का, उसका जो बेसिकली वोट डालने का हक है, ये सब छीना जा सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। The ground of disqualification is non-residence of India, unsoundness of mind, crime, or a corrupt or a illegal practices. If it all happens, then we can snatch or disqualify the person to casting their vote. This is what the Article 326 है। अब आर्टिकल 327 की अगर मैं चर्चा करूं तो आर्टिकल 327 बात करता है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर matters related to election of parliament, state legislatures like electoral roll delimitation etc. तो ये सब चीजें हैं, मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है रिलेटेड टू इलेक्शंस, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं रिगार्डिंग इलेक्शंस के रिगार्डिंग, जैसे कि इलेक्टोरल रोल और ये डीलिमिटेशन वगैरह, इन सब चीजों को लेके स्टेट गवर्नमेंट्स, कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट्स जो होंगी, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड ऑल ब्ला ब्ला, ये सब अपने स्टेट्स में बना सकती हैं चुनाव को लेके लॉ। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे तो पार्लियामेंट बनाता ही है, जैसे कई सारे लॉज दिए हुए हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959, ये केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया पार्लियामेंट में। इसके अलावा द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल्स 1950 बनाया गया, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, presidential and vice presidential election rules 1974, election symbols reservation and allotment order 1968। तो ये कुछ लॉज बनाए गए हैं, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने अगर आप दिए हैं। इसके अलावा आर्टिकल 329 टॉकिंग अबाउट प्रोहिबिट्स द जुडिशरी फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन इलेक्टोरल मैटर्स, इसलिए जुडिशरी को इंटरफेयर करने से रोकता है इलेक्टोरल मैटर्स वगैरह में, सब चीज़ में। आर्टिकल 329 पढ़ा हमने। इसके अलावा 328 जो था आर्टिकल, टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ लेजिस्लेचर, the power to make law about elections to their state's legislature assembly। तो बिल्कुल सही बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है कि वो लॉज बना सकती है अबाउट इलेक्शंस इन देयर स्टेट्स लेजिस्लेचर, हम अपने जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज हैं, विधानसभाओं में। इसके अलावा एक नोट करने वाली मैं आपको बात बताऊं तो जब भी भारत में चुनाव घोषित होते हैं तो इनको नोटिफिकेशन जो जारी होता है, उस नोटिफिकेशन को इशू करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। देखो, हमने अभी सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाना, स्टेट लेवल पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 243 के में इसका जिक्र किया गया, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका बैकग्राउंड भी बहुत सिंपल है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज अ 2 लेवल ऑफ गवर्नेंस, सेंटर एंड स्टेट, एंड इट इज राइट। बट एज पर आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी का है, डीपीएसपी के अंदर एक आर्टिकल है 40 जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है। अब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम पंचायत का कंसेप्ट कब आया हमारे देश में? जब ग्राम पंचायत का कंसेप्ट एज पर आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी में दिया हुआ है, जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, तो उसके तहत ग्राम पंचायत ही भारत में आई। पहले तो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती थी, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में ग्राम पंचायत और अर्बन सिटीज में भी कंसेप्ट आया है। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और बेटर हुआ। तो जो आर्टिकल 40 था डीपीएसपी का, वो तो ग्राम पंचायत की बात करता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1992 में, जिसके तहत पंचायती राज जो है वो पूरा का पूरा स्टेब्लिश्ड हुआ भारत के अंदर, पंचायतें आई।
और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ 1992 में, उसके तहत म्यूनिसिपल बॉडीज, कहीं ना कहीं म्यूनिसिपल बॉडीज जो हैं वो भारत में आई, अलग अलग शहरों, विभिन्न शहरों में हमें देखने को मिली। तो ये दो आर्टिकल 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 बहुत इंपॉर्टेंट थे स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो तो स्टेट लेवल के विधानसभाओं के विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के चुनाव कराता है। लेकिन जो ग्राम पंचायत और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ठीक है, आर्टिकल 243 में दिया हुआ है सब। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पार्ट 9 में पार्ट 9 के तहत आता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जिसमें पंचायत के बारे में जिक्र दिया गया है आर्टिकल 243 में। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है ये पार्ट 9A में दिया हुआ है, इसमें म्युनिसिपैलिटीज के बारे में चर्चा की गई, ये आर्टिकल 243ZA में आता है। सो दिस इज व्हाट मेक द स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये सब चीजें हैं। बाकी अगर आप स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी डिटेल में पढ़ोगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 243 के का क्लॉज 1 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड फॉर अ पंचायत इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रूल्स, सबकी बात करता है। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो 1 मेंबर कमीशन है, ये अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 243 के जो है वो आर्टिकल 243 के का क्लॉज 2 कहता है रेजिग्नेशन, टर्म एंड कंडीशन, ये सब भी जो है गवर्नर के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं और गवर्नर ही रिमूव करते हैं। जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता ना, वैसे ही यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा स्टेट के लेवल पर उसको हटाया जाएगा। और नो डिसएडवांटेज चेंजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट, तो बिल्कुल सही बात है, अनराइवल चेंज तो होंगे ही होंगे नहीं। तो जो चीज़ें वहाँ पे थी वो यहाँ पे, बस आर्टिकल्स का फर्क है, बाकी सब चीज़ें सेम है। वहाँ प्रेसिडेंट ज़्यादा चीज़ें करते थे, यहाँ पे गवर्नर का वो रोल है। जैसे कि आर्टिकल 243 के क्लॉज 3 में गवर्नर विल प्रोवाइड स्टाफ टू स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमने जिक्र किया ही है। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो ये था पूरे के पूरे आर्टिकल्स वगैरह। बाकी अगर आप स्टेट के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं गूगल वगैरह से, यूट्यूब से, पर मैंने आपको एक पूरी की पूरी तस्वीर रखी है। अब हमें थोड़े से जो है स्टैटिस्टिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जिक्र किया कि वो भी हमें जानना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिजर्वेशंस ऑफ सीट के बारे में भी जिक्र किया गया हमारे यहाँ। द कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू अ 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे यहाँ जो लोकसभा का इलेक्शन होता है 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पे होता है, और इसका आधा 272 बनता है, जो भी किसी को सरकार बनानी होती है बहुमत के लिए। एंड ईच ऑफ विच रिटर्न्स 1 MP टू लोकसभा, मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लोकसभा MP जाता है, लोअर हाउस जो है पार्लियामेंट का लोकसभा। इसके अलावा द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज 36 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, 36 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड ऑल 28 स्टेट्स। हमारे देश में 28 राज्य एंड 3 ऑफ द 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर है सब चीजें। एंड दे हैव देयर ओन असेंबलीज, यानी कि 28 राज्यों के पास अपनी खुद की विधानसभा है, और बाकी की जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से 3 यूनियन टेरिटरी पौंडुचेरी, दिल्ली और क्या कहते हैं, इन सब के पास जो है अपनी खुद की विधानसभा है। जम्मू एंड कश्मीर 3rd यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा जो all 31 including 28 states and 3 union territories विधानसभाs of all 31 assemblies have 4123 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि इतने विधायक भारत के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी दिए रखा है, उसमें कई सारे पैरामीटर्स और वैल्यूज दी गई हैं। जैसे कि टोटल पॉपुलेशन जो है, सेंसस जो है 2011 का हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 1.2 बिलियन है। पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो जो है इस पर 2011 के सेंसस के हिसाब से वो 943 है। इसके अलावा एरिया 3.3 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये बेसिक जानकारीज हैं, इंफॉर्मेशन जो है ना, ये एज ऑन 1 जनवरी 2023 की दी गई हैं। टोटल इलेक्टर्स जो है देश के अंदर वो 950.65 मिलियन है। सर्विस इलेक्टर्स पता कितने हैं? 19.23 लाख। पोलिंग स्टेशंस भारत के अंदर 10.43 लाख हैं। इसके अलावा टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 84 एंड 47 रिस्पेक्टिवली रिजर्व्ड हैं, यानी कि 84 शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47। एंड
नंबर ऑफ जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 4123 हैं, जिसमें से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्व्ड हैं रिस्पेक्टिवली वो हैं शेड्यूल कास्ट के लिए 613 एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 565 रिस्पेक्टिवली। तो ये है। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है हमारा उसके अंदर राज्यसभा लोकसभा है। राज्यसभा जो है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस है, पीपल्स हाउस है, हाउस ऑफ द पीपल। तो जो राज्यसभा है नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते। प्रेजेंटली 243 प्रेजेंट में भी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। और उसके अलावा 12 मेंबर्स जो आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एज पर द आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें जो लिटरेचर वगैरह इन सब फील्ड से आते हैं, पब्लिक वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा लोकसभा के अंदर 543 मेंबर हैं, प्लस 2 मेंबर्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिकल 331 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर इसको सरकार अमेंडमेंट लेके आ गई थी, उसके तहत चेंज करने का प्रयास किया है और कर भी दिया है। इसके अलावा जो 2019 की अगर मैं आपको छोटी सी हाईलाइट दूं, क्योंकि अभी 24 के रिजल्ट तो आए नहीं है, 4 जून को आएंगे, तो जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 412 आए, शेड्यूल कास्ट 84 हैं और शेड्यूल ट्राइब 47, टोटल 543 का आंकड़ा बनता है, जिसमें लगभग 8,554 लोगों ने चुनाव लड़ा। ऑन एन एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 कैंडिडेट थे। मिनिमम कंटेस्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी वो 3 थे और मैक्सिमम जो थे वो 185 थे। तो ये सब छोटे छोटे डेटा दिए हुए हैं। इलेक्शन इलेक्टोरल्स हु वोटेड इन पोल पार्टिसिपेंट, ये सब क्या रहा, तो 67.02% जो मेल का वोटिंग परसेंटेज रहा 19 के इलेक्शन में। 67.18% विमेन का नंबर इंक्रीज हुआ, फीमेल का उन्होंने वोट ज़्यादा किया तो 2019 के इलेक्शन में। और जो थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर 14.64%, टोटल 67.1% इलेक्शन हुआ था 2019 में। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दी गई हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं इलेक्शन के बारे में, जैसे कि कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, किन किन चुनाव लड़ा। जो नेशनल पार्टीज़ हैं उन्होंने जो है वो 1454 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 397 जीती। और क्या कहते हैं, इसके अलावा स्टेट पार्टी जो थी 347 थी। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3,461 थे। और तो और भी कई सारी चीज़ें स्टेट वाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं हर एक स्टेट में जो है वोटिंग परसेंटेज कैसे क्या रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में 71.20% रहा, महाराष्ट्र में 61.02। तो ऐसे कई सारे स्टेट्स के दिए हुए हैं, आप मैप में देख सकते हैं हर एक स्टेट का। इसके अलावा 1951 से 2019 के बीच में एक पूरी टाइमलाइन के हिसाब से बताऊं, जो पहली लोकसभा इलेक्शन हुई उसमें जो है 489 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हुआ, 17 दिन लगे चुनाव होने में। 1957 में 494 कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हुआ, 20 दिन लगे। 1962 में 494 कॉन्स्टिट्यूएंसी, 7 दिन में इलेक्शन समाप्त हो गया। और 1967 में 520 सीटों पे हुआ, 13 दिन में खत्म हुआ। 1971 में 518 सीटों पर चुनाव हुआ, 9 दिन में इलेक्शन खत्म। 1977 में 542 सीटों पे हुआ, 4 दिन में इलेक्शन खत्म। 1980 में 529 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ, 2 दिन में चुनाव खत्म। 1984-85 में 542 सीटों पे हुआ, 3 दिन में चुनाव खत्म हो गया। 1989 में 529 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हुआ, 3 दिन में खत्म। ये 9th जनरल इलेक्शन था। 1991-92 में 537 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, 4 दिन में इलेक्शन खत्म। 10th लोकसभा इलेक्शन था। 96 में 543, 98 में 543, 99 में 543 और उसके बाद 543 चला रहा है 2014 तक। और जैसे कि 1996 में जो है चुनाव वो 3 दिन में खत्म होता है, 98 में 4 दिन में, 99 का इलेक्शन 8 दिन में, 2004 का 4 दिन में, 2009 का अगेन जो है वो 5 दिन में, 2014 का जो है वो 10 दिन में। और क्या कहते हैं 19 का इलेक्शन 7 दिन में। 7 दिन मतलब ये फेसेस थे, एग्जैक्टली तो महीने वैसे ज़्यादा लगा होगा चुनाव होने में, पर इतने डेज ऑफ पोल मतलब इतने दिन तक चुनाव हुए इतने इतने फेसेस में। जैसे कि इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, यानी कि डेज ऑफ पोलिंग कितने हैं, 7 ही तो हुए। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है, नंबर ऑफ डेज जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में 17 थे, 20 हुए, फिर धीरे धीरे घटते रहे।
ये तो आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, जैसा आपको देख पा रहे होंगे 2019 में 7 फेसों में चुनाव हो गया था, 7 दिन लगे थे। इसके अलावा पोलिंग स्टेशंस भी बहुत सारे थे। ऑब्वियसली पोलिंग स्टेशन ज़्यादा होंगे क्योंकि कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, सभी के सभी लास्ट जो 17 जनरल इलेक्शंस हुए 1951 से 2019 के बीच में, 18वां तो अभी चल ही रहा है जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। तो 1951 में 45.67% पोल पार्टिसिपेशन रहा, 57 में 47.74, 62 में 55.42, 67 में 61.01, 71 में 55.27, 77 में जो है वो 60.49 और 1980 में 56.92, 1984-85 में 64.01, 89 में 61.95, 91-92 में 55.88, 96 में 57.94, 98 में 61.97, 99 में 59.99, 2004 में 58.08, 2009 में 58.21, 2014 में 66.44 एंड 2019 में जो है 67.40 हुआ। अब देखते हैं इस बार कितना निकल के आता है। ऑल्दो वोटिंग लो ही हो रही है अभी भी, तो ऑन एन एवरेज 60-61 के आसपास ही निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ऐसा अनुमान है। बाकी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या नतीजे रहते हैं 4 जून को भी देश के अंदर। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने आपके साथ साझा करी। बाकी कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया was established in 1950 and till 1989 it was one member body that consisted only of one chief election commissioner, जो कि मैंने शुरू में जिक्र किया। वोटिंग राइट वगैरह इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ और भी पावर्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम जो आर्टिकल्स वगैरह मैंने आपको जो डेटा शेयर किया अभी तक इतना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई सारी पावर हैं, जैसे कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is a permanent constitutional body, that is right, as per the article 324, but the constitution has given the election commission of India the power to direct and control the entire conduct of the election in the country। ये तो मैंने आपको बताया ही शुरू में। तो ये सब सारी चीजें, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये सब भी बता चुका हूं आपको। The commission look after the elections to the date of office, president, vice president, state legislature, parliament. It can be divided into 3 categories: administrative, advisory and quasi judicial body। उस तरीके से इसको कैटेगराइज्ड भी किया गया, डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में। द कमीशन लुक्स आफ्टर द इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी में। द कमीशन एडवाइसेस द प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को करने का काम होता है इसका एडवाइस करने का, और वेदर इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन द स्टेट, करंटली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या फिर करंटली अंडरगोइंग द प्रेसिडेंट्स रूल। द इलेक्शन कमीशन एडवाइसेस द प्रेसिडेंट on whether election should be held in the state currently undergoing the president rule। मतलब वही जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा है वहाँ पे चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में एडवाइस करने का काम करता है प्रेसिडेंट को। इसके अलावा द पावर्स वेस्टेड ऑन द इलेक्शन कमीशन इंक्लूडेड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। अब कौन कौन सी पावर्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हैं? नंबर 1, टू चूज द टेरिटोरियल एरियाज ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री बेस्ड ऑन द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसके पास ये चूज करने का राइट है टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री के अंदर। इसके अलावा टू प्रिपेयर एंड रिवाइज द इलेक्टोरल रोल्स एंड रजिस्टर्स ऑल एलिजिबल वोटर्स एंड टू डिसाइड द स्केड्यूल एंड द डेट ऑफ द इलेक्शन एंड स्क्रूटनाइज द नॉमिनेशन पेपर्स। तो ये भी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब पावर्स हैं इसके पास। एंड द इलेक्शन कमीशन act as a court to end all the disputes that concern granting of recognition to all political parties, assigns them election symbols, and appointment officials to look into disputes that may concern electoral arrangements. The appointment of officials to look into disputes that may concern electoral arrangements, create a program that shall publicize the policies regarding all political parties on a different media platforms such as TV, radio during the elections। मतलब वही सबको बराबर का टाइम मिलना चाहिए प्रचार वगैरह करने के लिए, टीवी वगैरह इन सब चीज़ों पे प्रोग्राम्स पब्लिशाइज करता है रिगार्डिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के सिलसिले में। एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर दैट मे द कंसर्न्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है तो। इसके अलावा सेम चीज़ वो स्टेट के अंदर गवर्नर को करता है।
and advise the governor on the issue of that the may involve disqualification of member of legislative assembly MLAs and the election commission can cancel polls in case such वो elections वगैरह को cancel भी कर सकता है सारे election होने के बाद in case such as booth capturing हो जाए rigging violence वगैरह कुछ भी हो जाए अब तो EVM है तो EVM चोरी हो जाए कुछ भी हो जाए आज की डेट में and there are another lot of functions of election commissions are the commission लुक आफ्टर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो ये तो मैंने आपको बताया ये सब चीजें कंपोजिशन के बारे में आपसे जिक्र कर चुका हूँ फिलहाल में तो कि एज पर द आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has made some provisions regarding composition of the election commission. It includes following: the president of India is in a charge of appointing chief election commissioners and other election commissioners. मतलब वही जितने प्रेसिडेंट चाहेंगे उतने अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनके अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं वो तो ओथ दिलाने का काम एंड इफ एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड द CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर सर्व्स द रोल ऑफ द चीफ इलेक्शन चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट रीजनल वाले को भी कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट करते हैं and the president decided the tenure of the office and the condition of the services to the all election commissioners. तो ये सब चीजें and in a last conclusion the election commission of India is in charge of handling almost every duty that will ensure a free and fair election in country. Today the election commission has become the backbone of true democracy. It looks after the elections to the office of the president and the vice president, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पार्लियामेंट। तो ये था पूरा का पूरा आज का पॉडकास्ट अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब रही बात आज की बात जहाँ पे चुनाव आयोग पे इतने सारे क्वेश्चंस वगैरह उठ रहे हैं तो वो क्वेश्चंस उठना लाजमी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं सामने आकर क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर किसी भी एक वोटर के दिमाग में भी संशय है कि उसका वोट जिस पार्टी को वो दे रहा है नहीं हो रहा है कास्ट तो उसको सब चीजें बतानी चाहिए। और तो ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है कि वो सरकार के फेवर में जाते हुए दिख रहा है कहने के बायस्ड क्यों नजर आ रहा है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। बाकी देखते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आशा है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ और भी इम्पोर्टेंट और डिटेल्ड पॉडकास्ट में चर्चा करने के लिए डिफरेंट जर्नल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स पे और कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमी बिजनेस फाइनेंस जनरल नॉलेज पॉलिटिक्स इन सब पे आने वाले पॉडकास्ट में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।